फाइलें उठाकर मेरे साइकिल के पीछे बांध। कभी तो जल्दी घर आ जाया करो बेटे। तुम सो रहा करो माँ। रोटी तो ध्यान से खा ले, फिर काम कर लेना। सो जाओ माँ। तेरा सत्यानाश। चपरासी, कहां मर गए कमबख्त? आज तूने दवा में फिर से आई ज्यादा डाल दी। नजर कमजोर हो गई है तो छुट्टी कर जाओ, हम कोई और आदमी रख लेंगे। मेज फिर साफ कर लेना। तुम बिल्कुल गंवार आदमी हो, एकदम उजट। इधर चले आइए जनाब। कुछ वक्त का भी पता है मेरे हुजूर? आध घंटा लेट हो। आज जुमा है, दफ्तर दोपहर तक है और इसमें भी तुमने इतना वक्त गंवा दिया। साइकिल खराब होने की वजह से देर हो गई है जनाब। साइकिल खराब नहीं हुई, तुम लोगों का दिमाग खराब हो चुका है। खाने को ज्यादा मिलने लगा है ना, इसलिए आंख सवेरे नहीं खुलती। काम इतना ज्यादा है कि काम से उकता चुके हो तो किसी और जगह मुलाजिमत कर लो। मेरा ये मतलब। लेकिन मेरा यही मतलब है। अच्छा जाओ, आइंदा ख्याल रखना। जाए तो जाए कहाँ? चुप रहे यार, उस कमबख्त के कान बड़े पतले हैं। अरे यार, शिकायत ही कर देगा ना। हम सेठ साहब के पास जाकर झूठी कसम खा जाएंगे कि हमने तो कुछ कहा ही नहीं। सेठ इस चमचे के मुकाबले में तुम्हारी जुबान पर एतबार नहीं करेगा। हम मेम साहब की सिफारिश डाल के माफी ले लेंगे। शराब। चुप रहो भाई, साथ हमें भी मुसीबत में डालना चाहते हो। देखते नहीं आज उसके मिजाज का पारा कितना चढ़ा हुआ है। ये तो अनवर की अपनी बुज़दिली है चाचा। अकेली जान होना इसलिए। तुम पे भी कोई जिम्मेदारी होती तो देखता कि नौकरी को खतरे में डालकर रिपोर्ट कैसे करते। क्या बात की है बेटे, मेरी तरफ देखो मियाँ। 25 साल से इसी दफ्तर में जलील हो रहा हूँ। 1000 बार गैरत खाकर नौकरी छोड़ने की ठानी है, लेकिन हर बार हालात के सामने सर झुका दिया। हम भी अपने वक्त के फुल्ले खान थे, लेकिन आज 2 कौड़ी का आदमी हमारे गिरेबान में हाथ डाल देता है। अबे लो बड़े मियाँ, जरा बाहर तो आना। मैंने तुम्हारा बहुत लिहाज किया है मियाँ, सीधे हाथ से पैसे निकाल दो वरना अभी साथ पेश हो जाऊंगा। इस पहली को अदा कर दूंगा भाई, खुदा के लिए इस वक्त चले जाओ। अब मैं एतबार नहीं कर सकता, तुमने पिछले 3 माह से कैंटीन में आने ही छोड़ दिया। मैंने बहुत सब्र किया है, लेकिन खुदा पाक की कसम इस दफा जरूर दे दूंगा। देखो भाई, आज मेरी इज्जत रख ले, तमाम जिंदगी तुम्हारा ममनून रहूंगा। तो पहली को कितने दिन बाकी हुए? अब तुम जाओ, एक दफा फिर तुम्हारा एतबार कर लेते हैं। क्या बात थी बड़े मियाँ? कैंटीन वाला क्या कहता था? कहना क्या था, बेइज्जती करने आया था। क्यों?
3 माह से उसका कर्ज नहीं अदा कर सका। लेकिन उसे दफ्तर में इस तरह आने का क्या हक है? समझो, जरा बाहर आओ। एक सवाल पूछूं? मुझे जानते हो? जी नहीं। ये लड़की तुम्हें जानती है? जी, ये मेरी बहन है जनाब। मेरा मतलब है, क्या उसे मालूम है कि तुम एक जेब कतरे हो? जी नहीं। तुम मरो कि आज तुम्हारी वजह से उसे एक गैर मर्द का सामना करना पड़ा है। बापूजी। अगर मैं उसे तुम्हारे मुतालिक बता दूं तो जानते हो उसके दिल पे क्या गुजरेगी? नहीं नहीं बापूजी, खुदा के लिए ऐसा ना कीजिएगा। इसका मतलब है तुम में अभी गैरत बाकी। गैरत तो है बापूजी, लेकिन मजबूरी पेश नहीं चलने देती। मैं तमाम बुराइयां इसी एक अच्छाई की खातिर करता हूँ। अगर यही बुराइयां किसी दिन तुम्हें जेल में ले गई तो इस अच्छाई का क्या होगा? क्या उस वक्त तुम्हारी बहन तुम्हारे किए की सजा नहीं भुगतेगी? ये बात मेरे ज़मीर ने भी कई बार कही है बाबूजी। मैंने भी कई बार नेकी के रास्ते के मुतालिक सोचा है, लेकिन मुझे कोई ऐसा रास्ता ही सुझाई नहीं दिया जिस पर चलकर मैं अपनी जरूरतों का पेट भर सकूं। रास्ता मिल सकता है, मेहनत कर सकोगे? आजमा कर देखिए बाबूजी। तो कल सेठ अब्दुल्ला के दफ्तर आ जाना, कल ही तुम्हें मुलाजमत दिलवा दूंगा। अब जाओ, अपनी बहन की फिक्र दूर करो। चपरासी। जी जनाब। जरा ये फाइलें मेरी साइकिल पर बांध देना। बेहतर जनाब। अनवर मियां, ये नया चपरासी तुमने मुलाजिम रखवाया? जी हाँ, इसकी जमानत मैंने ही दी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसे अच्छी तरह जानते भी हो या? मेरा ख्याल है ये बड़ा नेक लड़का साबित होगा। जमाना बड़ा खतरनाक है, ऊपर से नेक दिखाई देने वाले अंदर से कुछ और ही होते हैं। जल्ले शाह जल्ले शाह। फाइलें बांधी हैं जनाब। अच्छा तो खुदा हाफिज। कुछ कहना चाहते? एक अर्ज करना चाहता हूँ। कहो। मेरी ख्वाहिश है बाबूजी। क्या? मैं चाहता हूँ आज आप मेरे घर चलकर जाइए। क्यों? आपके एहसान का बदला तो नहीं चुका सकता, सिर्फ शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं। मेरी खुशी के लिए इनकार न कीजिए। मुझे फुर्सत ही कहाँ है, फिर किसी दिन से। नहीं, आपको चलना पड़ेगा। माफी चाहता हूँ बाबूजी, मैं अपनी हैसियत भूल गया था। अभी नया हूं ना, बाबू की कुर्सी और चपरासी के स्टूल का फर्क नहीं समझ पाया। एक खुराक और पिला दो बेटे, आज तो सीने में दर्द भी होने लगा है। तुझे 1000 बार कहा है कि घर का धंधा छोड़ दे,
रोटी का क्या है, वो तो बाजार से मंगवाई जा सकती है। पहले ही तू बेवक्त खाने का आदी है, ऊपर से बाजारी रोटी मिली तो चंद ही दिनों में पेट खराब हो जाएगा। यहाँ दिमाग खराब होने को है, तुझे रोटी की फिक्र लगी है, ले दवाई पी ले। मैं तो कहती हूँ कहीं जल्दी से कोई घर संभालने वाली आ जाए तो तमाम मुश्किलें हल हो जाए। अब तुझे भी तो खिदमत की जरूरत है माँ, रकम जमा हो जाए तो घर आबाद कर लो। अनवर बेटे जी, तुम्हारी फौरी रजामंदी ने मुझे शक में डाल दिया है। कैसा शक माँ? यूं मालूम होता है जैसे तुम्हारी नजर में कोई लड़की है। मैं तो उसे पसंद भी कर चुका हूँ। मुझे तुम पर यकीन है, लेकिन तुम्हारी आंखें कहती हैं कि तुम्हें मुझ पर इतबार नहीं। मैं इतबार दिला सकती हूँ अनवर, लेकिन न जाने क्या बात है, जब मैं तुम्हारे सामने जाती हूँ तो मेरी जुबान पर ताले पड़ जाते हैं, मेरा हौसला जवाब दे जाता है। जो बात मैं तुम्हारी तस्वीर से कह सकती हूँ तुम्हारे सामने नहीं कर सकती। काश तुम कभी छुपकर मेरे दिल की आवाज सुन लो। शमीम, अरे शमीम, आओ आप आई। सलाम आपा, जीती रहो। मेरे करीब आओ, जरा तुम्हारी पेशानी को बोसा दे लो। बड़े नसीबों वाली लड़की हो। मैंने कई दिन पहले ही तुम्हारे माथे पर वो चमक देखी है जो बादशाहजादियों के चेहरे पर दिखाई देती है। मैं किस काबिल हूँ आपा? तुम जिस काबिल हो वो मैं ही जानती हूँ। थोड़े दिनों बाद तुम्हें खुद मालूम हो जाएगा तुम्हारा सितारा कितनी बुलंदी पर है। खुदा तुम्हारी जुबान मुबारक करे आपा। शमीम, आपा तुम्हारी मंगनी की बात पक्की करने आई है। बाजी, खुशी की बात पे हैरानी कैसे शमीम? नहीं, ये नहीं हो सकता। शमीम, अच्छा तो मैं चली। ये लो मंगनी की अंगूठी, अपने हाथों से शमीम को पहना दो और देखना उसे बड़े प्यार से समझा देना। ऐसे मौकों पर जवान लड़कियां गमगीन हो ही जाया करती। मैं जानती हूँ तुम्हारे आंसू खुशी के नहीं गम के हैं, और तुम्हें कौन सा गम है ये भी जानती हूँ। मुझे इस बात का भी पता है कि तुम भी हर जवान लड़की की तरह उस खतरनाक मुकाम पर हो जहाँ दिल अपने माहौल से बगावत करने पर आमादा करता है, जहाँ पहुंचकर अपनों का चेहरा दुश्मनों की सूरत बनकर दिखाई देने लगता है। बाजी, शमीम, आज तक तुम अपने दिल की बात मुझसे छुपाती रही हो और मैंने भी आज तक ये शक नहीं होने दिया कि मैं सब कुछ जानती हूँ। तुम भी जानती हो कि मैंने भी एक गरीब से प्यार किया था और प्यार के नतीजे में शादी भी की थी, लेकिन गुर्बत ने थोड़े ही अरसा बाद हम मियां बीवी के प्यार को नफरत में बदल दिया था। वो हालात के हाथों परेशान हो गया और मुझे उसकी परेशानी ने दोज़ख में धकेल दिया था, लेकिन उससे प्यार करने वाला अभी तक पलट कर नहीं आया। शमीम, मैं तुम्हारा भी यही अंजाम देखना नहीं चाहती। जिस तरह गुर्बत प्यार को निकल जाती है, उसी तरह वक्त भी प्यार के हर नक्श को मिटा देता है। तुम जज्बात की रौ में बहकर आने वाली खुशी को धुतकार ना दो। लो, इस नई याद को अपनाकर पुरानी यादों को भूल जाओ। खुशियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। मुबारक हो सेठ साहब। ओहो, आपने तो इतनी जेवरात खरीद ली। इन्हें छोड़ो, मतलब की बात करो। कामयाब लौटी हो या नहीं? बात पक्की कराई हूँ, अब मुंह मीठा करवाइए। कोई नई बात हो तो मुंह भी मीठा कराऊं। अलबत्ता दुल्हन घर आ जाए तो इनाम ले लेना।
आप ही की तरफ से देर है, मैं तो अपना काम पूरा कराई हूँ। देखो बुआ, तुम मेरी पुरानी खिदमत गुजार हो, इसलिए तुम्हारी जुबान पर यकीन कर लिया, वरना मैं तस्वीर देखे बगैर किसी को पसंद नहीं करता। दूसरे के मुंह से निवाला छीनकर लाई हो, वरना आजकल खूबसूरत लड़की मिलती ही कहाँ है। गरीब लोग बहुत चालाक हो गए हैं सेठ साहब। चालाक लोग ही इस सुनहरी जाल में सबसे पहले फंसते हैं। जाओ और 1 हफ्ते के अंदर शादी के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लो। लो बैग फिर गिन लो। गिन लिए हैं मौलाना पूरे। एक बार फिर तसल्ली कर लो, हो सकता है 2-4 ज्यादा ही चले गए हो। ज्यादा हुए तो लौटा दूंगा। कौन वापस करता है? मुझे तो हर महीने 8-10 रुपए पल्ले से डालने पड़ते। अनवर मियाँ, चाचा ये लो अपने 10 रुपए। रहने दो चाचा, फिर आ जाएंगे। नहीं नहीं, ले लो बेटा, मेरा बोझ हल्का हो जाएगा। अनवर बेटे, क्या है चाचा? वो 10 रुपए वापस दे दो। हाँ, तुम्हें अगले माह दे दूंगा। इस दफा चाय वाले का कर्ज उतार दूं। वो देखो, मलकुल मौत की तरह सर पर आ खड़ा हुआ है। ये लो भाई तुम्हारे पैसे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज डूबी हुई रकम मिली है। इसे कहते हैं मुंह की खाना। तुम्हारा पत्ता कट गया भैया, अब जाओ, घर वाले तनख्वाह का इंतजार कर रहे होंगे। हाँ, तुम अपनी किस्मत आजमाओ मियाँ, हम तो चले। साथ मैडम, मिस रीटा, बेबी। न कीजिए मेरी गुस्ताख निगाही का गिला, देखिए आपने फिर प्यार से देखा मुझको। तूने जो हंस के बात की हम तेरे हो गए। क्यों वक्त जाया करते हो यार? ये बेचारी तो उर्दू ही नहीं समझती। खोखा खोला मैडम। नो थैंक्स। मैम साहब, आई कैन स्पेयर 10 रुपीज फॉर यू। जल्ले शान, जाओ अपना काम करो जी। क्या शहद की मक्खियां बनकर बैठे हुए हो, नालायक कहीं के। मैंने सोचा खुद ही चलकर तुम्हारी तनख्वाह यानी सैलरी अदा कर दूं। मिस साहबा, इन नौजवानों की बातों पर हरगिज एतबार न करना। मेरा मतलब है डोंट टच दीज यंग मैन। डोंट वरी। तेरी खैर हो, माशाअल्लाह, बड़ी खूबसूरत, मेरा मतलब है होनहार औरत हो। मिस साहबा, मैं कैसा आदमी हूँ? मेरा मतलब है एम आई ए गुड मैन? माय साड़ी प्लीज। लो गिन लो। खैर, मैं खुद गिन देता हूँ। 1, 2, 3, 5 बस। ये मेरी पहली हलाल की कमाई है बाजी। क्या मतलब? जो राज अब तक तुमसे छुपा हुआ था, मेरा दिल चाहता है कि तुम्हें बता दूं। बात यह है बाजी कि अब्बा जान के मरने से लेकर आज तक मैंने मेहनत की नहीं, बदयांती की कमाई खाई है। वो कमाई कैसी थी ये ना पूछो।
बस यही समझ लो कि हराम था जो अनवर साहब ने छुड़वा दिया। ये अनवर साहब तुम्हें कहाँ से मिल गए? इस किस्से को भी छोड़ो, बस यूं समझो उन्होंने मेरा बड़ा हुआ हाथ पकड़ा और फिर हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया। इसी एहसान का शुक्रिया अदा करने उस दिन मैं उन्हें यहाँ लाया था। खैर छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। अब बताओ, इन पैसों में से तुम्हारे लिए क्या चीज लाऊं? इनसे मैं तुम्हारी मंगनी की अंगूठी खरीदूंगा। नेक कमाई है, नेक राह पर खर्च होनी चाहिए। मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया। तुम यहाँ चले जाओ ना। तुम बाहर तो आओ, मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। ऐसा बोलो, परवाह नहीं, मैं शादी की बात करने आया हूँ सुमी। ये लो अंगूठी, माँ ने दी है। कल वो खुद आकर तुम्हारी बाजी को मना लेगी। तुम नहीं समझते अनवर, खुदा के लिए चले जाओ। चला जाता हूँ, ये पहन तो लो। हाथ इसीलिए छुड़ा रही थी कि मुट्ठी में बेगानगी का एहनामा छुपाए हुए थी। तुम्हारी सोने में जड़ी हुई उंगली का इशारा समझ गया हूँ सुनी, और ये इशारा मेरे लिए काफी है। तूने मुझे मेरे मकाम पर ला फेंका है, मुझे एहसास दिला दिया है कि तुम में ऊंचा उड़ने की ताकत आ चुकी है, लेकिन याद रखो कि तुम तुम्हें जमीन पर ला फेंकेगी। अनवर, अंगूठी वापस रख लो माँ। क्यों, खैर तो है? मैं शादी नहीं करूंगा। क्या हुआ अनवर? शमीम मर गई है। मर गई? हाँ, उन हजारों लड़कियों की तरह वो भी मर गई है, जिन्हें दौलतमंद चांदी का कफन पहना कर ले जाते हैं माँ, जिन्हें मजबूरियों की खाक में जिंदा दफन कर दिया जाता है। वक्त ने उसकी जवानी की लगाम बुढ़ापे के हाथों में दे दी। वो गुर्बत की दहलीज फांद कर किसी ऊंचे महल की सीढ़ियां चढ़ गई है। अब मेरा हाथ उस तक नहीं पहुंच सकता, मैं उसे हासिल नहीं कर सकता। अमजद, एक गिलास पानी देना। अमजद कहाँ है? वो तो सुबह से नहीं आया जनाब। क्यों? मालूम नहीं क्यों। सुबह से नहीं आया? तुम बाप बनकर मुझे सहारा देते रहे, अब बच्चा बनकर रोना को शुरू कर दिया है। मुझे रोने के बाद चुप हो जाओ अमजद, मेरे नसीब में यही था। तुम्हारे नसीब पे नहीं, अपनी बेबसी पर रो रहा हूँ। मुझे इतना भी इख्तियार नहीं है कि तुम्हारे हाथों में सुहाग की मेहंदी रचा सकूं। गरीब घरों में ऐसे मातम हर रोज हुआ करते हैं अमजद। हजारों दरवाजे ऐसे हैं जिन पर लोग नफरत की निगाह डालकर पलट जाते हैं। लेकिन अगर उन लोगों ने तुम्हें नापसंद ही करना था तो मंगनी
ही किस लिए की थी? मेरी तो मंगनी ही टूटी है अमजद। गरीबों की बेटियां तो शादी के बाद भी नामुराद होकर घरों को लौट आती है। तुम कुछ भी कहो बाजी, मैं ये गम बर्दाश्त नहीं कर सकता। अमजद, बाहर अमर साहब आए। आज दफ्तर नहीं आए? तुम रो रहे हो? खैर तो है? अनवर साहब, आप मेरा एक काम कर सकते हैं? क्यों नहीं? आप मुझे किसी ऐसे आदमी के पास ले जा सकते हैं जो अपनी बहन की शादी कर चुका हो। किसी ऐसे भाई से मिलवा सकते हैं जिसने अपने हाथों से अपनी बहन की मांग में सिंदूर भरा हो। मैं उससे वो तरीका पूछना चाहता हूँ जिससे जवान बहनों की शादियां की जाती हैं। मैं उससे वो रास्ता मालूम करना चाहता हूँ जो लड़कियों के ससुराल की तरफ जाता है। मैं उससे वो अंगूठी लेना चाहता हूँ जो मंगनी के बाद लौटाई नहीं जाती। मैं तुम्हारा दुख जान गया हूँ अमजद। मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारी गरीबी ने तुम्हारे ही मुंह पे तमाचा मारा है। ये दुनिया तो बगैर कफन के लाश भी दफनाने की इजाजत नहीं देती। तुम्हारी जिंदा बहन को जहेज के बगैर कौन कबूल कर सकता था? मेरे पास देने के लिए साजो सामान नहीं, लेकिन मैं बहन के लिए अपने आप को गुलाम बनाकर पेश कर सकता हूँ। लोगों को इंसान की नहीं साजो सामान की जरूरत होती है। लेकिन तुम फिक्र ना करो अमजद, अब तुम्हारी बाजी ज्यादा देर इस घर में नहीं रहेगी। मैं उसके लिए खुशी तलाश ना भी कर सका तो तुम्हारा गम जरूर दूर कर दूंगा। खैर तो है अनवर, आज इतनी जल्दी क्यों आ गए? तबीयत तो ठीक है ना? एक मशवरा लेने आया हूँ। कैसा मशवरा? दीवाना तो नहीं समझोगी माँ? खुदा ना करे बेटे, कैसी बातें करते हो? माँ, किसी के जख्मों पर मरहम रखने का आसान तरीका कौन सा है? मैं क्या बता सकती हूँ बेटे, मैं तो आज तक तुम्हारे जख्मों का इलाज नहीं कर सकी। मेरी बात छोड़ो माँ, मैं एक ऐसी लड़की की बात करता हूँ जिसके घर की दीवारें आसमान तक जा पहुंची हैं, जिसकी उम्मीद के दरवाजे पर समाज ने ताला डाल दिया। शमीम की बात तो नहीं करते? उसका जिक्र छोड़ो माँ, मैं नजमा की बात करता हूँ। नजमा? कौन है नजमा? किसकी बेटी है? बदनसीबी की औलाद है माँ, जवान है मगर नामुराद है, बोल सकती है लेकिन गूंगी है, हुस्न है मगर गुर्बत की बदसूरती में लिपटा हुआ, शराफत है लेकिन मजबूरियों की आग में सुलगती हुई। मैं सब कुछ समझ गई हूँ अनवर, वो जो कुछ है हमारे घर की जीनत के लिए मौजू है। सच कहती हूँ माँ? हाँ बेटे, तुम दोनों एक ही कश्ती के सवार हो, इकट्ठे रहकर तूफान का मुकाबला भी कर सकोगे और एक दूसरे का दुख भी बांट लोगे। माँ। अनवर, आप अनवर बन मजीद खान को अपने शरई खाविन की हैसियत से कबूल करती है? तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है बेटी? बोलो बाजी। मुबारक हो अमजद बेटे। चंद दिन पहले मुझे तुम्हारी शादी न होने का दुख था और अब तुम्हारी शादी हो जाने का गम। लेकिन आज का गम मेरे लिए हमेशा ताजा रहेगा।
बाजी मुझे ये जख्म हमेशा तकलीफ देता रहेगा कि मैं तुझे जहेज में लिपटी हुई दुल्हन बनाकर नहीं, बेसामानी में सिमटी हुई बीवी बनाकर भेज रहा हूँ। पहले मैं तुम्हारे दिल की वीरानी पे रोता था, अब मैं घर की वीरानी पे रोऊंगा। अब मैं काम से वापस आकर तुम्हारा प्यार भरा हाथ तलाश किया करूंगा, तुम्हारी सूरत को ढूंढा करूंगा। चुप हो जाओ बेटे, बहनें अपना घर छोड़ने के लिए ही पैदा होती हैं। लेकिन मेरा तो माँ बाप भी यही थी चाचा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं आज ही यतीम हुआ हूँ। हौसला करो, अनवर का घर भी तुम्हारा अपना ही घर है। तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बहन एक शरीफ घर में जा रही है। आप तकलीफ न कर, मैं खुद बना दूंगा। चाहिए आराम कीजिए। चाय तो पीते जाओ बेटा। दफ्तर से देर हो जाएगी माँ। अच्छा तो घर जल्दी आ जाना। मैंने कहा जरा इसे मेरी तरफ से फिल्म देखने की दावत तो दो। तुम खुद ही कह लो भाई, मेरी इंग्लिश जरा कमजोर है। यही हाल मेरा है यार, अगर गलत फिक्रा बोल दिया तो कौड़ी के हो जाएंगे। जुबानी नहीं कह सकते तो एक चिट पर अच्छा सा फिक्रा लिख कर भेज दो। क्यों अपनी नौकरी के दुश्मन बन रहे हैं? जानते नहीं आजकल से इस पर बड़ा मेहरबान है, कभी भूलकर से सलाम न कर बैठना। वालेकुम जल्ले शान, जल्ले शान। अनवर बेटे, मैंने सुना है तुमने शादी कर ली है। हाँ जनाब, एक और जिम्मेदारी उठा ली है। अल्लाह मुबारक करे। हक मेहर कितना लिख कर दिया है? छोड़िए जनाब, अब ये हादसा पुराना हो चुका है। मेरा मतलब है शरई रकम है ना? फिक्र न कीजिए, गरीब हूँ, चादर देखकर ही पांव फैलाए। जज़ाकल्लाह, लेकिन हम लोगों में लड्डू तकसीम नहीं किए। फजूल खर्ची करना गुनाह है मौलाना। जल्ले शान, जल्ले शान। आए सेठ साहब नहीं आएंगे? आते ही होंगे, आज उनकी इनकम टैक्स की तारीख है। और वो सुपरिटेंडेंट साहब कहाँ है आज? वो तुम छल्ला भी उनके साथ ही होगा, और कहाँ होगा। अपना काम करो जी। चपरासी डाक लेकर आ गया। आपकी चिट्ठी बाबूजी।
नजीम, दाऊद, अहमद, इधर आओ। कुछ देखा तुमने? नहीं तो। अबे हमको इस दफ्तर पर अज़ाब इलाही नाज़िल होने वाला है। क्यों जनाब? सेठ जब भी आता है स्टेनो को अंदर आने का इशारा कर जाता है। मुझे मालिक और मुलाजिम की नीयतों में फर्क दिखाई देता है और ये सब क़यामत की निशानियां हैं। चले शाम, चले शाम, चले शाम। जनाब, आपको सेठ साहब ने बुलाया है। मुझे? चलो आया। सुनो, सेठ साहब गुस्से में थे या खुश थे? सख्त गुस्से में थे जनाब। घबरा गए जनाब? कौन तो उसकी किसी से डरता है। देखता हूँ सेठ मेरा क्या बिगाड़ लेता है। किसी का दिया नहीं खाते, अल्लाह सबका राज़िक है। कर दीजिए जनाब, आप ही का दिया खाता हूँ। ये तुम्हारी तीसरी शिकायत है। अपनी आदतें ठीक कर लो, वरना नौकरी से हाथ धो बैठोगे। नौकरी गई तुम अपने 8 बच्चों को आपके दरवाजे पर छोड़ जाऊंगा और खुद बीवी को लेकर जंगलों की तरफ निकल जाऊंगा। हुजूर माफ करता हूँ, लेकिन आइंदा से तनख्वाह बांटने का काम किसी और क्लर्क के सुपुर्द कर दो। बहुत अच्छा माई बाप। जाओ, दफा हो जाओ। जितनी बातें तुमने बताई हैं शमीम, उनमें से एक भी ऐसी नहीं जिसे तुम गम बना लो। ये बात नहीं शमीम, तुम्हें जो बुराई सेठ साहब में नजर आती है वो आजकल के हर मर्द में पाई जाती है। कुछ भी है बाजी, एक जालिम आदमी के साथ गुजारा करना मेरे बस की बात नहीं। बीवी को अपने खाविन की हर आदत के सामने हथियार डाल देने चाहिए शमीम। ससुराल के घर कांच का खिलौना नहीं, पत्थर की सिल बनकर रहना चाहिए। गम की आग पर पत्थर भी पिघल जाता है बाजी। तो पिघल कर उसी सांचे में ढल जाओ जिसमें तुम्हें जिंदगी गुजारनी है। जाओ शमीम, हालात की तेज रौ में बह जाओ। हाथ पांव मारोगी तो डूब जाओगी। नजमा जी, तुम बुझी बुझी सी क्यों रहती हो? मुझसे कुछ छुपाती हो? नहीं तो तुम ना मानो, ना जाने क्यों तुम्हारे चेहरे पर किसी अनजाने गम की गर्द जमी रहती है। मुश्किलात की गोद में पलकर जवान होने वालों के चेहरे ही ऐसे होते हैं माँ। मैं सब समझती हूँ बेटी, मैं तुम्हारी पेशानी पे लिखे हुए सवाल को मिटा सकती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मुझे अनवर को समझाने का हौसला नहीं पड़ता। जब मैं उसके पास जाती हूँ तो मुझे उसके चेहरे पर भी सैकड़ों अफसाने लिखे हुए दिखाई देते हैं। अनवर आ गया है। अब कुछ ज्यादा ही देर से आने लगे हो अनवर। दफ्तर से तो जल्दी निकल आया था माँ, बस यूं ही घर आने को जी नहीं चाहता। अनवर, ऐसा महसूस होता है माँ जैसे मैं तुम लोगों का कुछ नहीं लगता। मैं अपना होकर भी बेगानों की तरह बेफायदा हूँ। जब मैं सोचता हूँ कि तुम्हें कोई खुशी नहीं दे सकता तो ये एहसास मुझे घर की तरफ नहीं आने देता माँ। हम तुम्हारे दुख के साथी हैं बेटा, सुख के खरीदार नहीं। जा कपड़े बदल ले, मैं सालन गर्म करती हूँ। तुम क्यों रो रही हो नजमा? बीते दिनों को रो रही हूँ।
क्या मतलब? सोचती हूँ कितने अच्छे दिन थे जब आंसू पहुंचने वाला कोई न था। अनवर साहब, अगर रोना ही मेरे नसीब में था तो मुझे मेरे ही घर में क्यों न रहने दिया। मैं इस घर की चार दीवारी में गम बांटने आई थी, यहाँ के दरवाजों की ओट में खड़े होकर इंतजार करने नहीं। आप मुझे इस घर में शमा बनाकर लाए हैं तो बुझाइए नहीं, रोशन कीजिए। मैं हर हाल में चलने के लिए तैयार हूँ। ये माफ कर दो नजमा, माफ कर दो। और मेरे ख्वाबों की मलिका, मेरी प्यारी जन्नत बीबी, सलामत रहो। रात तारे गिन गिन कर गुजारी और इसीलिए सुबह ही से दफ्तर में आ बैठा। यहां भी तुम्हारी याद आई तो खत लिखने लगा। बाबूजी, क्या है? अनवर बाबू आए थे, ये अर्जी दे गए हैं। तो मैं क्या करूं? सुपरिटेंडेंट आए तो उसे दे देना। बहुत अच्छा जनाब। सुनो, अनवर से तुम्हारा क्या रिश्ता है? वो मेरे बहनों ही हैं जनाब। जल्ले शाम, जल्ले शाम, क्या कुनबा परवरी है जी? कुछ नहीं, जाओ मेज़ें साफ करो। या अल्लाह, इन लोगों की बख्शिश कैसे होगी? अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। मेरे लिए घी का एक कनस्तर जरूर भिजवा देना, क्योंकि तुमने लिखा है कि तुम्हारी कमेटी निकल आई है। इस दफा तो कोई पैसा नहीं बचा। इंशाल्लाह अगले माह से 10-12 रुपए महीने की जरूर कमेटी डालेंगे। न जाने किस वक्त तो जरूरत आ पड़े। अरे अनवर, आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? बस आ गया माँ। काम खत्म कर लिया होगा, वरना दिन के वक्त इनको घर का रास्ता दिखाई ही नहीं देता। आज घर की याद मुझे लेने दफ्तर आ पहुंची थी, वरना आज भी रास्ता भूल जाता। ए नजमा, जरा मेरे तकिया के नीचे से कलम तो उठा लाना। अरे तुम्हें नहीं मिलेगा, ठहरो मैं खुद तलाश करता हूँ। यहाँ तो कुछ भी नहीं। सब कुछ यही है नजमा, पूरी दुनिया में कुछ नहीं। पसंद है? आपने मेरे लिए पसंद की है, यही क्या कम है? नजमा, जी। तुम मेरी हर परेशानी का इलाज मालूम होती हो। पहले तो कड़वी दवा समझकर मुंह नहीं लगाते थे। बीमार था ना, दवा से घबराता था, लेकिन नजमा बेहतर है उन दिनों को भूल जाओ और यही याद रखो। रिमार्केबल, बहुत खूब। तो गया मार्केट अब अपने हाथ में है। हाँ हाँ, मैं चाहता हूं कि अपना माल अभी गोदामों में ही रहने दो। ना 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 ना, मेरा ये मतलब नहीं। अरे सुनो तो सही। हाँ हाँ, यस 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 यस, भेज दो। हाँ हाँ भाई, मैं सब समझता हूँ। तब तक माल को दबाए रखो, जब मांग बढ़ जाए तो स्टॉक को बाजार में ले आओ। इसमें क्या बात, क्या समझे? हाँ हाँ हाँ, कहो, सुन रहा हूँ। कहो कहो। हाँ हाँ ठीक है। हाँ देखो भाई, अगर मुझे 1 लाख का फायदा होगा तो तुम्हारी कमीशन भी तो 5,000 बन जाएगी। और हाँ, वो ढाके वाले माल को कब बेचोगे? क्यों, क्या बकते हो? गोदाम में पानी कैसे भर गया? सैलाब आया था तो तुम क्यों ना डूब मरे? तुमने 1.5 लाख का नुकसान करा दिया। इडियट। कहो, तुम क्या कहना चाहते हो? जी मैं, तुम क्या हाजिर हुआ था। वक्त जाया ना करो, बताओ क्या चाहते हो? कुछ नहीं सेठ साहब, बस सलाम करने आया था।
लो और कैंटीन से सिगरेट ले आओ। सेठ साहब ने बुलाया था या तुम्हें कोई काम था? मजबूरी ने अंदर भेजा था चाचा, फिर शर्म ने बाहर धकेल दिया। सेठ नहीं माना क्या? नहीं चाचा, दिल नहीं माना। गरज बयान करते हुए खौफ आ गया था। क्यों? सेठ के चेहरे पे इनकार लिखा हुआ था। हौसला करके जरूरत बता दी होती, शायद सेठ साहब मान जाते। वो क्या मानता चाचा, वो तो पहले ही मेरे सवाल का जवाब बनकर बैठा था। खैर कोई बात नहीं, सेठ तनहा नहीं बढ़ाता। अनवर वापस नहीं आया। आते ही होंगे अम्मी जान। लो वो आ गए। खैरियत है ना? अम्मी बहुत बेचैन है भाईजान। माँ अब कैसी तबीयत है? दम लगा पर है बेटे, खुशी की खबर का इंतजार है। सुन लो तो चली जाऊंगी। ऐसा न कहो माँ, घर वीरान हो जाएगा। नहीं अनवर, घर में रौनक आ जाएगी। मैं दादी बनने वाली हूँ। भाई को बेटी, मैं दादी बन गई। मैं दादी बन गई। सो रहे थे? नहीं चाचा, माहौल से आंखें बंद कर रखी थी। क्यों? मैं इस दफ्तर को देखना नहीं चाहता। मैं यहाँ की हर चीज से तंग आ चुका हूँ। जिंदगी में परेशानियां बढ़ जाएं तो हर शय बुरी लगती है। इंसान कभी अपनों से तंग आ जाता है और कभी अपने आप से। लेकिन चाचा, मेरी तमाम खुशियां तो इसी दफ्तर ने खा ली हैं। कौन सी खुशियां बेटे? वो तो सिर्फ उम्मीदें थी जिन्हें तुम खुशियां समझते रहे हो। वो शायद उम्मीद की किरण थी जिसे मैंने खुशियों की रोशनी समझ लिया था। मैं 9 साल से उसी रोशनी के पीछे भाग रहा हूं, लेकिन अंधेरा है कि बढ़ता ही चला जाता है। और फिर एक दिन आएगा जब मुकद्दर की यही स्याही तुम्हारे बालों को सफेद कर देगी चाचा। और तुम मेरी तरह रिटायर होकर दोबारा इसी दफ्तर में आधी तनख्वाह पर मुलाजिम हो जाओगे। चाचा, आज मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि मैंने शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। मैं दूसरे के लिए आसरा बनते बनते खुद बेआसरा हो गया। ये न सोचो अनवर,
अब तुम खामिन नहीं, 2 बच्चों के बाप भी हो, उन बच्चों के जिनका मुस्तकबिल सिर्फ तुम्हारे हौसले का मोहताज है। मैं हौसला छोड़ चुका हूँ चाचा। बच्चे जब मेरी तरफ उम्मीद भरी आंखों से देखते हैं तो मैं खौफ से कांप जाता हूँ। मैं हर रोज यही कोशिश करता हूँ कि उस वक्त घर जाऊं जब वो सो चुके हूँ। कब तक अपने आप को फरेब देते रहोगे अनवर? तुम अपने लिए क्लर्क हो, लेकिन अपने बच्चों के लिए बादशाह हो। KING किंग किंग मैंने, KING किंग किंग मैंने। हर बार इसी लफ्ज पर रुकते हो। किंग मैंने बादशाह, किंग मैंने बादशाह, किंग मैंने बादशाह। माँ इसे दूसरे कमरे में भेज दो, चूल्हे के पास इसका ध्यान रोटी में लगा रहता है। एक जमा दो। खामोशी से बैठो, पढ़ो सबक। शोर मत कर, चुप रहे, शोर मत कर, चुप रहे। फादर मैंने क्या है अम्मी? फादर मैंने बाप, फादर मैंने अब्बा, अब्बा मैंने अनवर मियाँ। अब्बा जान, स्कूल में इम्तिहान शुरू होने वाले, मास्टर 3 महीने की फीस मांगता है। इसके साथ चंदा भी। अब्बा जी, कल उसने सारा दिन मुझे बेंच पे खड़ा रखा। कहता है अगर फीस नहीं दे सकते तो पढ़ने क्यों आते हो? फीस ना दी तो नाम कट जाएगा। तुम वक्तों कभी तो चैन नहीं दिया करो, हर वक्त पैसे ही मांगते रहते हो। फीस ही तो मांगी है माँ, मिठाई तो नहीं मांगी। तुमने उन्हें परेशान कर दिया है। कल परसों तक फीस का इंतजाम हो जाएगा। जाओ अब्बा से माफी मांगो, जाओ उन्हें। अब्बा ने माफ कर दो। वो यहाँ क्यों आए? हाँ? क्या बात है? कुछ नहीं सेठ साहब, वो सलाम सेठ साहब। माफ कीजिएगा, तुम यहाँ क्यों आए हो? हम स्कूल से सीधा यहीं आए। घर जाओ कमबख्तो। हमें मास्टर ने जमात से निकाल दिया अब्बा जान। उसने फीस भी मांगी और आपको ही बुलाया। चलो मैं आता हूँ। माफ कीजिएगा सेठ साहब, बड़े बेवकूफ बच्चे फीस मांगने दफ्तर ही में चले आए। मांगने का अच्छा तरीका सोचा है। हाँ। सेठ साहब, लेकिन अब ये तरीका पुराना हो चुका है। सेठ साहब। हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ। अब्बा जान। अच्छा, तुम छोटी छोटी सी बातों के लिए दफ्तर चले आते हो। जाओ अब घर जाओ, मैं आज ही तुम्हारी फीस के पैसे घर पहुंचा दूंगा। मामू जा। अब तुम्हें मास्टर कभी नहीं निकालेगा। या अल्लाह, अगर मैं गुनाह करने लगा हूं तो मुझे माफ कर देना, और अगर ये काम नेकी का है तो मुझे कामयाब करना, क्योंकि नियतों का हाल सिर्फ तू ही जानता है।
अब्दुल्ला कल्लू अब्दुल्ला कल्लू सुनो माँ, तुम पढ़ो, मैं सुन रही हूँ। भैया कहता है अब्बा हमसे प्यार नहीं करते। झूठ कहता है मुन्नी, अब्बा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। वो दिन रात तुम्हारे लिए मेहनत करते हैं। एक दिन तो वो कह रहे थे कि मैं हामिद को डॉक्टर पढ़ाऊंगा और मुन्नू को वकील बनाऊंगा। लेकिन हम फीस मांगते तो नाराज क्यों हो जाते? ये बात नहीं मुन्नू, तुम उन्हें तंग करते हो तो वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन मास्टर हमें तंग करता है माँ। वो कहता है कि तुम्हारा बाप अगर फीस नहीं दे सकता तो तुम्हें स्कूल क्यों भेजता है? नहीं हामिद, वो फीस लाने ही तो गए हैं, बस अब आने ही वाले हैं। कल तुम्हें मास्टर तंग नहीं करेगा। मुन्ने, तुम सबक याद करो। चुप रह रो मत, 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 चुप रह रो I would like to know Yes, when the removal of timber from site would be complete. yes, sir. It will be easier to make the layout of the lots when the larger trees अब्बा हमें फीस चाहिए, अब्बा हमें फीस चाहिए, अब्बा हमें फीस चाहिए। When the larger trees have been removed. Yes, sir. with reference to your endorsement number 2066-C Yes, oblique R62, yes, the subject noted above, yes, sir. I would like to know I would like to know. when the removal of the timber from site would be complete. For the first 3 years from the date of the commencement of the tenancy at rupees 38 and rupees 212 per acre matured 212 per acre. अनवर, बाहर आने में बड़ी जल्दी की। दिल डूब जाने का खौफ था या जमीर के चीख उठने का डर? जी न जाने तुम लोग अपने आप को हमसे ज्यादा चालाक क्यों समझते हो। याद रखो अनवर, कोई मालिक भी अपने मुलाजिम की किसी हरकत से गाफिल नहीं होता। हमारे कान तुम्हारे आपस के मशवरे तो नहीं सुन सकते, लेकिन हमारी आंखें तुम्हारी नीयत के एक एक इशारे को देख लेती। हमारे सामने बिछी हुई टेबल दरअसल एक आईना होती, जिसमें से हम मुलाजमों के चेहरों पर लिखी हुई इबारतें पढ़ते हैं। तुमने गलत समझा था कि मेरी लापरवाही तुम्हारे किसी काम आ सकती। सुपरिंटेंडेंट, इसे अपनी गिरफ्त में ले लो और कानून के हवाले कर दो, ताकि बाकी लोगों को इबरत हासिल हो। मैं पुलिस को टेलीफोन करता हूं। जानता हूं तुम किस लिए आई हो बेटी, लेकिन ये पूछे बगैर लौट जाओ कि अनवर घर वापस क्यों नहीं पहुंचा। वो कहाँ है चाचा? उसे जेल हो गई।
कीजिए भाईजान। मैं तो सब्र कर लूंगा, लेकिन उन लोगों का क्या होगा जो मेरे हौसले पर जिंदा थे? उस घर का क्या बनेगा जिसे मेरे दम ने आबाद किया था? तकदीर ने उनके लिए यही सोचा था। कैसी तकदीर? उसी तकदीर की बात करते हो जिसने मेरी जिंदगी के 25 साल छीन कर मुझे क्लर्की दी और फिर एक ही रात में मुझे क्लर्क से चोर बना दिया। उसी तकदीर का कहते हो जो तुम्हें नेकी के रास्ते पर डालकर जेल में ले आई। नसीब में यही लिखा था भाईजान। झूठी तसलियां न दो मुझे। अब मैं अच्छी तरह समझ चुका हूं कि गरीबों का नसीब तकदीर नहीं जमाना लिखता है। हमें मजबूरियां देने वाले वही लोग हैं जो हमारी झोलियां खुशियों से खाली कर देते, वरना तकदीर इतनी जालिम नहीं होती कि किसी बाप की जिंदगी में उसके बच्चों को यतीम कर दे। भाईजान, मैं जानता हूं मुझे हर हालत में ये गम बर्दाश्त करना पड़ेगा, ये सजा काटनी पड़ेगी, लेकिन मैं इसे चोरी की सजा समझकर नहीं, गरीब के घर पैदा होने की सजा समझकर झेलूंगा। और घर की याद मेरे सीने में जागे हुए दर्द को लोरियां देकर सुलाती रहेगी। क्या चाहिए? कुछ नहीं। तो फिर जाओ अपना रास्ता नापो। हम अपनी किताबें बेचना चाहते हैं। दिखाओ तो इसे जरा, कौन सी किताबें? नहीं भैया, मैं अपनी किताबें नहीं बेचूंगा। क्यों नहीं बेचोगे? किताबें ना रही तो स्कूल छोड़ना पड़ेगा। स्कूल तो छोड़ना ही पड़ेगा मुन्ने। स्कूल ना छोड़ा तो अम्मी फीस कहाँ से देगी? और अगर फीस के लिए जिद करेंगे तो अब्बा की तरह अम्मी भी हमसे दूर चली जाएगी। भैया, हाँ मुन्ने, अब ये किताबें बेच ही देनी पड़ेंगी। मैं तो बस्सों समेत इन किताबों के 4 रुपए दे सकता हूँ। लेकिन हमने तो ये किताबें 12 रुपए में खरीदी थी। 4 रुपए लेने तो लो, वरना किसी और दुकान पर जाओ। अच्छा लाओ, 4 रुपए ही दे दो। चलो मुन्ने चले। जा रही थी? नहीं, तुम नौकरी की तलाश में जा रही थी। हाँ बेटा, अब किसी दरवाजे पर तो जाना ही पड़ेगा। हम अपनी माँ को नौकरानी नहीं बनने देंगे। क्यों मुन्ने? हाँ, हम तुम्हें नौकरानी नहीं देख सकते माँ। क्यों मुन्ने? हाँ। तुम्हें किसी ने कुछ सिखा तो नहीं दिया? मुझे भैया ने सिखाया है माँ। और तुम्हें किसने सिखाया हामिद? मुझे किसी ने नहीं सिखाया माँ। हमारे स्कूल के दोस्त नौकरानी के बच्चों को नफरत से देखते हैं, इसलिए मैं नौकरानी का बच्चा नहीं बनना चाहता। नौकरी नहीं करूंगी तो खाएंगे कहाँ से बेटे? हम कमाएंगे माँ। लो ये 4 रुपए में रखो। ये तूने कहाँ से लिए? बोलते क्यों नहीं? कहाँ से लिए?
सारी किताबें बेच दी। ये तूने क्या किया हामिद? ये तूने क्या किया? जिन किताबों ने हमारा अब्बा छीन लिया, हम उन्हें नहीं पढ़ेंगे माँ। चलो मुन्ने चले। हम खुद रोजी कमाएंगे माँ, लेकिन अगर हमें पता चल गया कि तुम नौकरानी बन गई तो कभी इस घर में वापस नहीं आएंगे। तो मुन्ने पहुंच चले भैया, रोजी कमाने रोजी कहाँ मिलेगी? हम भीख मांगेंगे। नहीं भैया, मुझे शर्म आती है। शर्म आई तो आंखें नीची कर लेना। बस अब भिखारियों जैसी सूरत बना लो और चलो यहाँ से। माँ माँ, मुझे तो माँ हम तुम्हारे लिए क्या लाए? कोई नया गम लाए होगे, और मेरे नसीब में क्या है? नहीं माँ, और कुछ है। इतने पैसे हैं माँ, आप दिखा दो भैया। जेब कट रही है माँ। पैसे आप कहाँ से लिए थे? क्या बताऊँ कहाँ से लिए थे? अल्लाह करे सारे जेब कतरे मर जाए, अल्लाह करे सारे जेब कतरे मर जाए, अल्लाह करे सारे जेब कतरे मर जाए, अल्लाह करे सारे जेब कतरे मर जाए। नंबर 302 304 की मुलाकात आई है। हमारी मुलाकात आई है भाईजान। सुन लिया। तो जाइए ना, मेरा ख्याल है बाजी नजमा होगी। तुम जाकर उसे कह दो कि वापस चली जाए। मैं कौन सा मुंह लेकर उसके सामने जाऊं? जो मैं उसे नहीं दिखाना चाहता। तो उसे कहलवा भेजते हैं कि हम उसे नहीं मिलना चाहते। नहीं नहीं, ऐसा करने से उसका दिल टूट जाएगा। तो फिर आप जाइए ना। हौसला नहीं पड़ता। चलिए हम दोनों चलते हैं, आंखें झुकाकर उसकी आप बीती सुनेंगे और सर झुकाकर लौट आएंगे। चलिए ना। यहाँ क्यों आई हो? आप यहाँ क्यों आए थे? यहाँ से चली जाओ। यहाँ से चले आइए ना। मैं सजा काट कर आऊंगा। मैं सजा नहीं काट सकती। सिर्फ बच्चों की माँ बनकर दिन काटो। भूल जाओ कि तुम एक बीवी भी हो। कैसे भूल जाऊं अनवर? फर्ज कर लो कि मैं मर चुका हूँ। अनवर, यकीन कर लो, मैं भी मर जाऊंगी। अगर ये बात है तो आज ही से बच्चों को यतीम खाने में दाखिल करा दो। भाईजान हमसे घबरा गए हैं बाजी, उन्हें माफ कर देना और जिस तरह भी हो बच्चों की तालीम जारी रखो। इंशाअल्लाह मैं आऊंगा तो तमाम मुसीबतें दूर हो जाएंगी। हमें फख्र है कि हमारे 10वें सालाना इजलास की सदारत भी हमारे यतीम खाने के सरपरस्त सेठ अब्दुल्ला ही फरमा रहे हैं। खुदा इनकी उम्र दराज करे ताकि हमारी कौम के बेआसरा लोगों का सहारा बने रहे।
अब मैं सेठ साहब से दरखास्त करूंगा कि वो अपनी जबान मुबारक से हमारे बच्चों को मुखातिब करें। सेठ साहब, मैं बच्चों को देखकर जिस कदर खुश होता हूं वो मेरा दिल ही जानता है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी तमाम दौलत बेवाओं और यतीमों पर निछावर कर दूं। अगर मेरे बस में हो तो आप किससे मिलना चाहती हैं? मुझे इन बच्चों को दाखिल कराना है। ये बच्चे यतीम हैं? नहीं नहीं, तो फिर इन्हें दाखिल नहीं किया जा सकता। देखिए, मायूस न कीजिए। क्या बात है मैनेजर? कुछ नहीं जनाब, ये औरत अपने बच्चों को यतीम खाने में दाखिल कराना चाहती है। तुम्हें क्या एतराज है? बच्चों का बाप जिंदा है जनाब। कोई हर्ष नहीं, गरीब बाप के बेटे होंगे। आप जाएं मोहतरमा और कल तशरीफ ले आएं। आपके बच्चे दाखिल कर लिए जाएंगे। बड़ी मेहरबानी आपकी। और कोई खिदमत हो तो आप मेरे बंगले पर तशरीफ ला सकती हैं। मैंने तुम्हें ऊंचा उड़ने की ताकत बख्शी और आज तुम यही ताकत मुझ पर आजमाना चाहती हो। मेरा कसूर तो बताइए सरताज। क्या जाहिल औरतों की तरह सरताज लगा रखी? कह जो दिया, अब तुम्हें ये घर छोड़ना पड़ेगा। मैं किस दरवाजे पर जाऊं? उसी टूटे हुए दरवाजे की ओट में गुम हो जाओ जहां से मैं तुम्हें खरीद कर लाया था। सरताज। सरताज नहीं, सेठ साहब कहो। मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं आई थी सेठ साहब। छोटे घर की लड़कियों को बड़े घर में दाखिल होते वक्त बाहर जाने का दरवाजा याद रखना चाहिए। अब चली जाओ वरना धक्के देकर निकलवा दूंगा। सुनो, अगर जहन में बगावत लेकर जा रही हो तो तुम्हें अदालत का दरवाजा खटखटाने की इजाजत है, लेकिन अगर अदालत में बीवी बनकर पहुंची तो जीना मुश्किल कर दूंगा। है तो है, आसमान से गिर पड़ी हूँ बाजी। क्या मतलब? मुझ पर ऊंचे घर के दरवाजे बंद कर दिए गए। शमीम, मुझे घर से निकाल दिया गया। मुझे पहले ही डर था शमीम। सेठ साहब ने मैं कहीं का नहीं रखा। सेठ का कोई कसूर नहीं बाजी, ये सब तुम्हारे किए का नतीजा है। तुम मुझे अपनी मर्जी की लगाम डालकर तकदीर के सामने ले गई थी। तुमने मुझे सच्चाई से खौफ दिलाकर झूठ खातों फरोख्त कर दिया था। तुमने मेरी जवानी से अपने ख्वाबों की ताबीर मांगी थी। तुमने मुझे आग के सुपुर्द कर दिया था। अब राख बनकर लौटी हो तो मुझे दुनिया भर की मजबूर लड़कियों की मांग में भर दो बाजी, मांग में भर दो। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। बस 100 रुपए? लेकिन मुझे तो 200 की जरूरत थी। भाईजान। अमजद, मैं सिर्फ 100 रुपए का इंतजाम कर सका हूँ। इन्हें घर भिजवा दो। आपका हौसला कम है भाईजान। आपने गम को दिल पे लगा लिया है। झूठ कहते हो अमजद, मुझे किसी बात का गम नहीं। बीवी थी, वो फैला हुआ दामन बनकर किसी दरवाजे पे खड़ी होगी। बच्चे थे, वो यतीमों की आवाज बनकर गली गली गूंजते होंगे। मैं यहाँ हर दुख से आजाद बैठा हूँ। अब तमाम दुख दूर हो जाएंगे। कल मेरी रिहाई का दिन है। मैं यहाँ से निकलते ही बाजी की परेशानियों को खुशियों में बदल दूंगा। तो कल तुम आजाद हो जाओगे?
हाँ भाईजान। बेवकूफ, तुम यहाँ रहकर आजाद हो, बाहर निकलोगे तो कैद हो जाओगे। जिम्मेदारियां तुम्हारे पांव में जंजीर पहना देंगी। हर वक्त सोचते रहने से आपका जहन परेशान हो गया है। आप सदमों से घबरा गए हैं भाईजान, लेकिन फिक्र न कीजिए। जब आप घर वापस पहुंचेंगे, जब मुद्दतों से रुके हुए आंसू मुस्कुराहटें बन जाएंगे, तो आपके दिमाग का बोझ हल्का हो। जमाना ही ऐसा है बहन, हर शख्स हमदर्द बनकर तुम्हारी कहानी सुनेगा, लेकिन तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। मुझे कुछ समझ नहीं आता। अक्ल से काम लो और जो कुछ मैंने समझाया है उस पर अमल करो। किसी के सामने हाथ फैलाने को जी नहीं चाहता। खैरात थोड़ी मांगनी है, मुलाजमती हासिल करनी है ना। सेठ के एक इशारे से तुम्हें दस्तकारी स्कूल में मुलाजमत मिल जाएगी। अपना नहीं तो उन बच्चों का ख्याल करो जो तुम्हारे जीते जी यतीम बन गए हैं। चुप रहो बहन, ये जख्म न छेड़ो। तो फिर आज ही अपने बच्चों के लिए सहारा बन जाओ। तुम जाओ, मैं आज ही सेठ साहब के सामने फरियाद करने जाऊंगी। क्या है? आप इस यतीम खाने के मालिक हैं? तुम्हें किससे मिलना है? मुझे अपनी बहन के बच्चों को तलाश करना है। तो बहन के घर जाओ, वहाँ तो ताला लगा हुआ है। सुबह आना, इस वक्त दफ्तर बंद हो चुका है। सुबह ही से तलाश कर रहा हूँ जनाब। शहर के तमाम यतीम खाने छान मारे हैं। किस नाम के बच्चे हैं? एक का नाम हामिद है और दूसरे का नाम मुन्ना तो नहीं? जी हाँ वही। वो बच्चे यही हैं। 3-4 घंटे हुए उनकी माँ भी यहीं आई थी। फिर कहाँ गई? मुझसे तो सेठ अब्दुल्ला के बंगले का पता पूछकर चली गई। कौन सेठ अब्दुल्ला? शहर के बड़े रईस हैं और हमारे यतीम खाने के सरपरस्ती हैं। सेठ अब्दुल्ला? अब तो बैठे बैठे रात हो गई है। सेठ साहब को फुर्सत नहीं तो मैं सुबह आ जाऊंगी। आप तशरीफ रखें, वो एक जरूरी काम से फारिग होकर आते हैं। मैंने आपको कहीं देखा है। उस दिन यतीम खाने में आपने मुलाजमत दिलवाने का वादा किया था। ओह आई सी। आप कौन सा काम जानती हैं? मैं सीने पिरोने का काम कर सकती हूँ सेठ साहब। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपको नौकरी मिल जाए। जी? क्योंकि दिल नहीं चाहता कि आपको मजदूरी करते हुए देखूं। सेठ साहब, कौन जालिम है जो हसीनों को गुलामी करते हुए देखकर बेचैन न हो जाए? हुस्न को हाथ फैलाते देखकर कौन संग दिल है जिसका कलेजा न फट जाए? और कौन बेवकूफ है जो हाथ आए हुए मौके को खो दे? इस घर के दरवाजे वक्त पड़ने पर दीवारें बन जाते हैं।
तुम्हारी चीख से किसी दीवार के सीने में शिगाफ नहीं होगा, कोई आसमान नहीं टूटेगा। कौन हो तुम? यहाँ क्या लेने आए हो? तुम्हारे दफ्तर का चपरासी हूँ और तुम्हारे लिए पैगाम लेकर आया हूँ। मौत ने तुम्हें बुला भेजा है से तुम्हारी जान लिए बगैर नहीं जाऊंगा। अनवर की बीवी के छोटे भाई ने कत्ल कर दिया। आप भी बैठ जाइए ना। आपने मुझे पहचाना नहीं? पहचाना तो नहीं, लेकिन जान पड़ता है कि आप मेरी हमदर्द बनकर आई हैं। आप अनवर की बीवी है ना? हाँ, उन्हीं की मजबूरी हूँ। मैं कत्ल होने वाले सेठ की बेवा हूँ। तो यहाँ क्या लेने आई हो? अपने खान का गम लेकर नहीं आई, तुम्हारे भाई का शोक मनाने आई हूँ। जख्म कुरेदने आई हो? मरहम लगाने आई हूँ, इसलिए कि तुम्हारे भाई ने मेरे जख्म का इलाज किया है, मुझे दुख से निजात दिलाई है। तो फिर किसी वक्त आ जाना। अभी मैं ये फैसला नहीं कर सकी कि मेरे लिए सेठ की दी हुई बदनामी बेहतर थी या भाई का दिया हुआ दाग। मेरी इज्जत बच गई है, लेकिन खानदान का नाम मिट गया। तुम्हें फख्र करना चाहिए, तुम्हारे भाई ने तुम्हारे सर की चादर को आग से बचा लिया है। लेकिन मेरे सर की यही चादर भाई का कफन बन गई है। तुम में औरत, बीवी और माँ तो मौजूद है, बहन न रही तो क्या हुआ? मेरी तरफ देखो, मैं भी तुम्हारी तरह गरीब की बेटी थी, न बेटी रही न बीवी बन सकी। मोहब्बत करने वाले से हाथ छुड़ाकर नफरत करने वाले के हाथ चढ़ गई। शादी की तो प्यार का मातम करती रही, अब बेवा बनी हूँ तो अपना शोक मनाती रहूंगी। तुम्हारा जिक्र अनवर साहब की जुबानी सुन चुकी हूँ। अनवर ने अगर तुम्हारे जैसी बीवी के सामने मेरा जिक्र किया था तो उसने अच्छा नहीं किया, और अब अगर मैं उसका नाम लूं तो मेरे लिए भी वाजिब नहीं। मैं तो सिर्फ तुम्हारे गम में शरीक होने आई हूँ। तो आप दोनों मिलकर एक दूसरे के गम पे आंसू बहाए, क्योंकि हम दोनों के दुख में दुनिया भर की मजबूर औरतों के गम शामिल है। नजमा, हाँ, तो आपने सरकारी हुक्मनामे का तमाम मजमून सुन लिया, जिसकी रूह से आप मरहूम सेठ अब्दुल्ला की तमाम जायदाद और नकदी की वाहद वारिस करार दी गई हैं। अब आप मरहूम की बेवा होने की हैसियत से इस कागज पर दस्तखत कर दीजिए। शमीम,
इस पर दस्तखत कर दो। खुदा के लिए मुझे बाहर न भेजो, मुझे यहीं रहने दो। मैं वापस कैसे जाऊं? मेरे पास 3 महीने की लीव नहीं है। मैं जानता हूं तुम मजदूरी क्यों करते हो। तुम्हारे बाप के पास भी फीस देने के लिए रुपए नहीं थे। आज की ताज़ा खबर, शेख अब्दुल्ला की जायदाद उसकी बीवी के नाम कर दी गई। ठहरो, तुम्हें एक ताजा खबर बताऊं। आज से पूरी दुनिया के बच्चे अखबार बेचा करेंगे। कोई स्कूल नहीं जा सकता। कोई स्कूल नहीं जा सकता। मैं जानता हूं तुम सबके माँ बाप जिंदा है। तुम्हारे पास भी फीसें नहीं थी, इसलिए यतीम बन गए हो। जाने दो। अरे इस बेचारे को क्यों तंग करते हो? हामिद, मुन्ने, चलो बेटे, हम तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आई। हमने दफ्तर से तुम्हारा नाम भी कटवा दिया। माँ, तमाम लड़के एक पागल को तंग कर रहे हैं, पहले उसे छुड़ा दो। कौन है ये? ना जाने कौन है। कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए हो? तुम कौन? अब्बा जान। नहीं नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मुझे देखिए, इंसान इतनी कहानियां सुन नहीं सकता जितनी मुझ पर बीत गई। रोकर भी देखा, कुछ नहीं बनता। फरियाद भी की, कोई नहीं सुनता। कोई दुआ पलट कर नहीं आई। मालूम होता था जमीन पर बसने वाले सो चुके हैं और आसमान ने जानबूझकर आंखें बंद कर ली हैं। इस गहरी खामोशी में कभी कभार आपकी आवाज कानों में गूंज जाती थी। आपने भी चुप साध ली। आप यहाँ थे, हमारे थे। आप चले गए, हमारे ही रहे। लेकिन अब आप वापस आए हैं तो यूं महसूस होता है जैसे वापस नहीं आए, हमारे नहीं रहे। मैंने दिन को बेवा बनकर और रातों को बीवी बनकर आपका इंतजार किया है। आप आए हैं तो आप ही जाइए। या जिस दुनिया में आप रहते हैं हमें भी उस दुनिया में ले जाइए। हम यहाँ रहकर क्या करेंगे? उन्हें दूध भेजा था, अब तुम ही अब्बा को वापस लाओ। जाओ। मान जाओ अब्बा, हम वादा करते हैं कभी फीस नहीं मांगेंगे। मान जाओ अब्बा। आपके हुक्म की तामील कर दी गई है बेगम साहिबा। तमाम काम मुकम्मल कर लिए हैं? जी सेठ अब्दुल्ला की तमाम जायदाद बेच दी है और स्कूल के लिए एक बहुत बड़ी इमारत खरीद ली गई।
अखबारों में ऐलान कर दो कि चंद दिन तक उस इमारत में मुफ्त तालीम जारी कर दी जाएगी और सिर्फ गरीब घरानों के बच्चों को दाखिल किया जाएगा। मेरे ख्याल में आप चलकर उस बिल्ली को देख तो ले। तुम जाओ, मुझे नजमा और अनवर का इंतजार है, वो आ जाए तो मिशन पर रवाना कर दो। हामिद, मुन्ने, माफ करना, दफ्तर के पुराने दोस्तों ने पार्टी दी थी, वहीं देर होगी। अब हम जा रहे हैं शमी। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं अनवर। हम किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करें? तुमने तो हमारी जिंदगी ही बदल दी है। हम सबकी जिंदगी चंद हादसों ने बदली है नजमा। ठीक कहती हो शमी, तकदीर ने हमारा साथ दिया है, वरना हालात की चक्की तो हमें पीस ही चुकी थी। माजी को भूल जाओ अनवर और खुदा का नाम लेकर अपने नेक काम पर रवाना हो जाओ। तुम दोनों की वापसी तक हामिद और मुन्ना मेरे पास रहेंगे। हम गांव-गांव और शहर-शहर घूमकर लोगों तक यही पैगाम पहुंचाएंगे कि हमारी कौम का मुस्तकबिल सिर्फ बच्चों की तालीम से वाबस्ता है। हम दौलतमंदों से कहेंगे कि ऐसे स्कूल खुलवाएं जिनमें गरीबों की औलाद को फीस ना देनी पड़े, क्योंकि फीस ही वो दीवार है जिसने लाखों बच्चों को तरक्की के रास्ते पर चलने से रोक रखा है। जाओ अनवर, इंशाल्लाह वक्त तुम्हारा साथ देगा। हम बहुत जल्द लौट आएंगे। देखो बेटे, उदास ना होना।